बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह आपको केस नंबर 3 SHM का सिंपल हार्मोनिक मोशन और ये केस नंबर 3 का जो ताल्लुक़ है इसे हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस दिखाएंगे और ये एग्ज़ाम में बड़ी अहम मानी जाती हैं और ये तादाद में 2 ही होती है बस। एक का नाम होता है टाइम पीरियड और दूसरी का नाम होता है बेटा फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों एग्ज़ाम में आपको तैयार करके लाजमी जानी होती है। दोनों बहुत आसान है। दोनों को सीखने के लिए पहले हमें एक छोटा सा रफ वर्क सीखना होता है। देखें, हमारे पास ये इक्वेशन होती है a+ω² x = 0। ये इक्वेशन हमारे पास केस नंबर 1 यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के SHM के दौरान आती है। इसी तरह हमारे पास a+g/L x = 0। यहाँ पे L को आप कैपिटल भी कर सकते हैं, कैपिटल ही कर लेते हैं क्योंकि आपकी किताब में न्यूमेरिकल में कैपिटल L भी है। तो a+g/Lx ये केस नंबर हमारे पास 3 होता है पेंडुलम। अब आप दोनों इक्वेशनें देखें और कंपेयर करें तो a सेम आ रहा है, x सेम आ रहा है। बस ये जो कांस्टेंट होता है, जो ब्रैकेट वाला होता है, इसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये सेम नहीं है, इसे हम कंपेयर कर लेते हैं। तो ये सब रफ वर्क है। तो ω² बराबर है g/L, स्क्वायर हटा देते हैं और यहाँ पर ये एक रूट लग जाता है g/L। अब ये जो आपके सामने एक वैल्यू आ रही है जिसमें हमने एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से इक्वेट कर लिया है। देखें इसका फ़ायदा क्या है। ये जो ओमेगा होता है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सर्कल को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला रिज़ल्ट पेंडुलम को। तो अब फ़र्ज़ करें कि अगर मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें ओमेगा आ रहा है और मैं ओमेगा को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दूँ √g/L से, तो वो मोशन सर्कल से पेंडुलम में कन्वर्ट होगा। यानी वो जो भी रिज़ल्ट है तो वो सर्कल के बजाय पेंडुलम को शो करने लगेगी। इस टेक्निक को हम इस्तेमाल करते हैं अपने टाइम पीरियड के फॉर्मूले को बनाने में। अब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका टाइम पीरियड हमने निकाला हुआ है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका टाइम पीरियड बच्चों ये वाला हमने बताया था। t बराबर है 2π/ω। अब ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है इसके अंदर ओमेगा आ रहा है जो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्यों ना हम यहाँ से इस ओमेगा को रिप्लेस कर दें। ओमेगा बराबर है √g/L। ये वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है। अच्छा, ये वैल्यू बनी कैसी, ये एग्ज़ाम में शो नहीं की जाती। यानी वो जो रफ वर्क मैंने दिखाया था वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था। ये एग्ज़ाम में वो रफ वर्क शो नहीं करना, बस आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। g/L आपने ओमेगा की जगह पुट कर दिया। अब इस वैल्यू को आप पलट दें ऊपर की तरफ तो ये जवाब कुछ इस तरह से नज़र आएगा। t = 2π g/कैपिटल सॉरी आई लाइन गलत हो गई, माजरत हो जाता है। तो बेटा ये जवाब जब आप पलटेंगे तो ये रहेगा t = 2π L/g। लिखना यही था असल में, शायद गलती से मैंने लिख दिया था। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। लेकिन बिल्कुल छोटी सी डेरिवेशन है जो आपको एग्ज़ाम में नंबर दिला देगी। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है जिसके अंदर हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इस फॉर्मूले में कुछ रिज़ल्ट आ रहे हैं, वो रिज़ल्ट मैं आपको एक एक करके बताता हूँ जल्दी से। छोटा सा ही लेक्चर है ये वाला भी। टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी पेंडुलम की लेंथ को कम ज़्यादा करने से टाइम पीरियड कम ज़्यादा होता है। टाइम पीरियड इस g यानी ग्रेविटी के साथ इन्वर्सली होता है। ये देखें क्रॉस में रिज़ल्ट आ रहा है। g की वैल्यू कम, टाइम पीरियड ज़्यादा, g की वैल्यू ज़्यादा, टाइम पीरियड कम। तो इस तरह करके हमारे पास, और इस पूरे फॉर्मूले में कहीं मास नहीं आ रहा, कहीं एम्पलीट्यूड x y वगैरह नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है टाइम पीरियड का मास और एम्पलीट्यूड से कोई रिलेशन नहीं होता। तो अगर पेंडुलम के साथ आप कोई हल्का ऑब्जेक्ट या भारी ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं उससे उसके टाइम पीरियड पे असर नहीं पड़ेगा, ना ही एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा करने से टाइम पीरियड का असर पड़ेगा। तो ये 4 बड़े अहम रिज़ल्ट हैं जिनको मैं जल्दी आपके सामने शॉर्ट लिस्ट कर देता हूँ। जी, ये एग्ज़ाम में शो नहीं करने आपने। रिज़ल्ट नंबर 1 है
टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। इसको हम लॉ ऑफ लेंथ के नाम से याद करते हैं। दूसरा होता है टाइम पीरियड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी। इसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ये ग्रेविटी के चेंज होने के हिसाब से इफेक्ट करता है। जैसे ज़मीन पे जी की वैल्यू 9.8 है तो टाइम पीरियड यहाँ पे आपको कम मिलेगा। चांद पे जाके पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको ज़्यादा मिलेगा। चांद पे जी की वैल्यू कम होती है, 1.6 होती है। और तीसरा रिज़ल्ट है टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एम्पलीट्यूड। ना मास पे डिपेंड करता है और ना ही एम्पलीट्यूड पे। कम मास और कम मास, ज़्यादा मास कम एम्पलीट्यूड, ज़्यादा कोई असर नहीं होगा टाइम पीरियड पे। बाकी सारे रिजल्ट है तो ये नॉलेज के लिए एग्ज़ाम में लिखे नहीं जाते, बट ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो इसके बाद है वो है फ्रीक्वेंसी। तो एग्ज़ाम में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों की डेरिवेशन मांगी जाती है। तो हम जानते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज़ फ्रीक्वेंसी। जब भी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करते हैं तो उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी को निकालने के हिसाब से फॉर्मूला बना। अब यहाँ पर टी की वैल्यू जो हमने बनाई थी वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। तो ये वैल्यू यहाँ टी की जगह पे पुट होगी 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। इसमें L/G को बस पलटना है, 2 पाई अपनी जगह रहेगा। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह नज़र आएगा, 1/2 पाई स्क्वायर रूट L/G पलट के G/L। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। मैं इसको ज़रा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ऐसे करके, तस्वीर को रोक कर, ताकि सारा काम आपके पास कॉपी हो जाए। ठीक है, आप ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।